आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो इसे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं 30 लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये पीडीएफ जो है वो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका कंप्लीट है ये और वन ऑफ द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स होंगे। सारे एग्ज़ाम आपके ये कवर करेंगे, ठीक है। आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल के आपके एग्ज़ाम हो, आईएएस को छोड़ करके बाकी सारे एग्ज़ाम ये मैक्सिमम कवर करेंगे। इतनी डिटेल से और इतनी स्टोरी वाइज मैंने ये कंप्लीट करवाए हैं। तो देखिए, मैं एक्ट पढ़ा रहा था आपको 1857 की क्रांति से पहले। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था 1773, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं उनको किसके अंडर ले लिया, ब्रिटिश सरकार के अंडर ले लिया। और उसमें कुछ खामियों को दूर करने के लिए फिर एक 1781 में भी छोटा सा संशोधन हुआ था और अब 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें संशोधन हुए थे मेन। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक महत्वपूर्ण अधिनियम जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहा गया पास किया। इस एक्ट से संबंधित कानून जो था वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत जो है वो किया था। 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया, परंतु इसके पहले भी 1781 में ब्रिटिश संसद ने 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में एक संशोधन अधिनियम जो है वो पारित किया था, इस जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कलकत्ता की सरकार को गंगा, बिहार और उड़ीसा के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया, ठीक है। तो मतलब कलकत्ता की सरकार को साथ साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। मतलब व्यापारिक कार्य अलग रहेंगे, राजनीतिक संबंधित कार्य वो अलग रहेंगे। व्यापारिक कार्यों को जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ही संभालेगा, परंतु अब से राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए, देखिए समझ तभी आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको प्रीवियस लेक्चर देखना। तो अब से राजनीतिक कार्यों को संभालने के लिए एक नए निकाय का गठन जो है वो किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया, BOC। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिर से हम द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, नियंत्रण बोर्ड अथवा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों को नियंत्रित करे। इस नियंत्रण बोर्ड में 6 सदस्य शामिल थे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जानी थी। इन सदस्यों में से एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, ठीक है, और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सदस्यों में से ब्रिटेन का एक अर्थ मंत्री हो गया और दूसरा हो गया आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। और अन्य 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में चुने जाते थे। भारत के गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या घटाकर जो है वो ये 4 से घटाकर आपकी 3 कर दी गई, ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या है ये आपकी 4 से घटाकर 3 कर दी गई और इनमें से एक स्थान मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ को दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, बम्बई और मद्रास के गवर्नर पूरी तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, ठीक है, पूरी तरीके से। पहले पार्शली था, अभी पूरी तरीके से। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश जो है वो दिया गया। उसके बाद देखिए, मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो थी इस एक्ट में चेंज की गई थी। तो ये एक यही था कि जो जितने भी देशी राजा थे ना, उनसे युद्ध तथा संधि जो करनी होती थी उससे पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के जो डायरेक्टरेट थे उससे स्वीकृति, उससे मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया था। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो अधिकार सभा या संचालन मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आज्ञाएं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष जो है वो सम्मुख सामने पेश किए जाते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भारत से भी प्राप्त होने वाले
पत्रों तथा अथवा आज्ञाओं को भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सम्मुख रखना आवश्यक था। यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पत्रों में बदलाव भी कर सकता था, ठीक है, उनमें चेंजेस भी कर सकता था ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये जितने भी हमारे राजनीतिक मामले हैं, ठीक है, उनको संभालता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो था वो व्यापारिक कार्य संभालता था। मतलब मेन जो पावर्स थी ना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ही रहेगी, और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा तैयार किए गए पत्र हैं वो सबसे पहले इनके सामने पेश किए जाएंगे। इस प्रकार ये अधिनियम जो था वो मुख्य था दो कारणों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले है भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार जो था वो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया था। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है। भारत में जो कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जितने भी कार्य थे और इनके प्रशासन पर जो पूर्ण एक तरीके से कंट्रोल था वो इनको दिया गया। उसके बाद देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वह केवल 20 वर्ष के लिए ही वैलिड था। तो इसके बाद 1793 में चार्टेड आता है एक्ट, और फिर 1813 में भी आता है, ठीक है। तो हम 1813 का जो चार्टेड एक्ट है वो भी हम पढ़ेंगे। 1786 का जो अधिनियम है वो क्या कहता है, इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको कमांडर इन चीफ मतलब मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई थी उसको, ठीक है। गवर्नर जनरल को दो विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये 1786 का जो अधिनियम है इसके तहत ही आती है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई थी। उसके बाद देखिए 1793 का मैंने जैसा कहा ना कि 20 वर्षों की वैलिड था। उसके बाद फिर ये चार्टेड आते रहे, 1793 में आया, फिर 1813 में आया 20 वर्ष बाद। तो इसी तरह से 1793 का जो चार्टेड एक्ट था वो क्या कहता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे ना उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब ये 20 वर्षों तक रहेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन और कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जो वेतन है वो भारतीय इंडियन रेवेन्यू से दिया जाने लगा, ठीक है। अभी आगे जाके जो हम 1857 के बाद पढ़ेंगे ना ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, उसमें ये जितने भी वेतन है ना ये फिर से शिफ्ट करके ब्रिटिश उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये भारतीयों के पक्ष में होगा अब 1857 के बाद, तभी तो वो रेवोल्यूशन इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, ठीक है। कुछ चेंजेस हुए थे एक्ट्स में। 1813 का फिर चार्टर्ड एक्ट जो है वो आया था। 1813 में कंपनी के चार्टर एक्ट की अवधि समाप्त होने वाली थी, ठीक है। 1813 में कंपनी के चार्टर एक्ट की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, को समाप्त करने की मांग की गई, ठीक है। ये जो कंपनी का कह रहे हैं व्यापारिक मोनोपोली हो रही है उसको समाप्त करो। तो कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके व्यापारिक और राजनीतिक दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। मतलब ये जो कंपनी थी ना वो उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था। भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्य संभालना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो यह भी एक कारण था कि इंग्लैंड की संसद में, पार्लियामेंट में ये आवाज़ें उठ रही थी कि उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ जिसकी निम्न विशेषताएं निम्न थी। तो क्या विशेषताएं थी? कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु उसका चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो इस प्रकार कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से केवल, ठीक है, मतलब जो चीन से उसका जो चीन से व्यापार था और चाय के व्यापार पर जो उसका एकाधिकार था वो बना रहा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से केवल 10.5% लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई, ठीक है। उसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, परंतु स्पष्ट कर दिया गया कि इससे प्रदेशों का क्राउन के इन्फ्लुएंस पर कोई जो है वो क्राउन के इन्फ्लुएंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस अधिनियम के तहत सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। ठीक है, जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे ना उनको भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसको और भी बढ़ा दिया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करने के बाद भारत में धर्म प्रचार करने की सुविधा भी की गई। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन इसके लिए उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना आवश्यक था। कंपनी की आय से पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए हर वर्ष लाख रुपए व्यय करने की सुविधा भी की गई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे चेंजेस होते रहे, कुछ इंडियंस के पक्ष में भी धीरे धीरे होते रहे। 1857 तो के बाद तो बिल्कुल ही ज़्यादा आगे जो इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा के, मतलब इंडियंस की संख्या उसमें बढ़ाए जा रहे थे। पहले तो यही था कि इसमें इंडियंस थे ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए 1833 का चार्टर एक्ट। जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी थी, परंतु चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना के रख रखा था। जबकि 1873 के एक्ट में यह भी समाप्त कर दिया गया। भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, किंतु यह निश्चित कर दिया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने जाने रहने की आज्ञा दे दी गई। मतलब धीरे धीरे करके ये अंग्रेज जो है वो एक तरीके से पैर पसार रहे हैं भारत में। ठीक है, ये उनको बिना अब अनुमति के ही भारत में आने जाने रहने की, मतलब वो भारत में ज़मीनें भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ब्रिटिश जो है वो भारत में मजबूत हो रहे हैं इस एक्ट के थ्रू। आगे देखिए, भारत में सरकार का वित्तीय, कानूनी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीय करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब भारत का गवर्नर जनरल वो हो गया था, और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, अब पहले तो बंगाल पर कर सकता था कंट्रोल, अब ये भारत का हो गया पूरा गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा सैन्य कार्यों से संबंधित, मतलब फौजी कार्यों से संबंधित नियंत्रण, व्यवस्था तथा निर्देशन का अधिकार जो है वो दिया गया। बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को कानून बनाने संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। उनको मनाही थी इस चीज़ की, क्योंकि इसी के सबऑर्डिनेट थे ना वो। सभी टैक्स गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाते थे और उसे ही खर्च का अधिकार दिया गया। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल और उसके परिषद को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मद्रास और बम्बई के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति समाप्त की गई। ठीक है, अब जो ये गवर्नर हैं मद्रास के और बम्बई के गवर्नर्स, इनके पास अब कोई पावर जो है वो नहीं बची थी। गवर्नर जनरल की परिषद में 1/4 सदस्य कानून विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। मैकोले पहला विधि विशेषज्ञ सदस्य जो है वो बना था। भारतीय कानून को ठीक ढंग से संचालित और सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की जो है वो नियुक्ति की गई। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया कि भारत जो है वो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। 1843 में जाकर के दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आगे देखिए 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्टों में सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, यह ब्रिटिश सरकार संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्टों में सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था अस्तित्व ही खत्म हो गया था। हम आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे इस अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की जो संख्या है वो 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जबकि इनमें से 6 सदस्यों की जो नियुक्ति है ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाएगी। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के परिषद के कानूनी और जो प्रशासनिक कार्य है ना उनको अलग अलग कर दिया गया, और इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए एक नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसे विधान परिषद कहा गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल की सहायता में अब कार्यकारी परिषद के साथ साथ विधानसभा
विधान परिषद भी आ गई थी। केंद्रीय विधान परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती हैं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है 1853 का, मतलब इसमें क्या किया गया, व्यवस्था की गई जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, ऐसी पोस्टें हैं, ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन की व्यवस्था का शुभ आरंभ किया गया। और हर लोग जो है वो सभी के लिए इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होगी। जिसमें टैलेंट है वो आकर के सभी को अवसर जो है वो बराबर दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें टैलेंट है वो इसमें आ सकता है, इसमें चयन उसका हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार सिविल सेवा जो है वो भारतीय नागरिकों के द्वारा खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक ब्रिटिश संसद न चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि संसद के द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। संसद के द्वारा कंपनी का जो शासन है वो किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद न चाहे तब तक के लिए अधीन रखते, मतलब उसी के अंडर हो गया था एक तरीके से। सरकार, ब्रिटिश संसद जो थी वो अब अगर चाहे तो एकदम से समाप्त कर सकती है ये जो अधीनता है उसको। इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य थे उनमें से 4 सदस्यों का जो चुनाव है, ठीक है, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। जो गवर्नर जनरल की परिषद है ना, उसमें जो मेंबर्स थे, ठीक है, उनमें से 4 मेंबर्स का जो चुनाव है वो कौन करेगा, वो बंगाल की जो प्रांतीय सरकार हैं, मद्रास की प्रांतीय सरकार हैं, बम्बई और आगरा की जो प्रांतीय सरकार है ना, वो इसका चयन करेंगी, ठीक है, उनके द्वारा चुनी जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और 1857 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कानून आए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सब चीज़ें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।